बिलाखिर शाह महमूद कुरैशी को रिलीज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो कैसे काम करते थे और किस तरह जो रिसेंटली 9 मई का वाकया हुआ है उसमें कौन कौन से किरदार मुलव्विस थे और इमरान खान कैसे मरकजी किरदार अदा कर रहे थे, ये सारी चीजें शाह महमूद कुरैशी ने सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद और आगे आने वाले लाहे अमल के लिए जो टास्क उनको दिया गया है उस पर मनोअन अमल करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो टास्क क्या है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे और कल उन्होंने जो पार्टी मीटिंग को चेयर किया है पंजाब के अंदर, उसके अंदर उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कह दिया है इलेक्शंस तब नहीं होंगे जब नून लीग चाहे, बल्कि इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूंगा। और वो ये कह रहे हैं कि हम रिजर्व्स को $100 अरब के ऊपर लेके जाएंगे। ये कैसे होगा और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पैगाम क्या है? पंजाब में जो अपना शेर है हिस्सा बकदरे जुस्सा समेटने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब भरपूर तैयार है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को अडयाला से रिहाई मिल गई है। इससे पहले जब वो रिहा हुए थे तो उन्हें मौके से धर लिया गया था। जब पता चला कि शाह महमूद कुरैशी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा तो वापस लेकर गए, वहां पर कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, बिलाखिर शाह महमूद कुरैशी को रिलीज कर दिया गया है। अब रिलीज करने के पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी। तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही, लेकिन आज ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि तीर किसने मारा है और तीर कैसे चल रहा है। ये तीर कैसे चलने वाला जो मामला है ना, ये आज के व्लॉग के अंदर खासा अहमियत का हामिल और आपके सामने रखेंगे तीर कैसे चलने को तैयार है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हुआ है, यानी अडयाला जेल के अंदर उनसे कुछ लोगों की मुलाकातें कराई गई। ताकतवर हलकों के लोग तो मिलते ही रहे, लेकिन ताकतवर हलकों के कहने पर कुछ लोग जो शाह महमूद कुरैशी के सफ़ों में थे वो शाह महमूद कुरैशी से जाके मिलते रहे, उनको राम करने की कोशिश होती रही, पैगाम रसानी का सिलसिला भी जारी रहा। वो काम जो पहली बार की रिहाई में नहीं हो पाया था वो अब की बार शाह महमूद कुरैशी को धरने के बाद कर लिया गया है। और जो वाकिफाने हाल हैं वो ये बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है जो इस्टेब्लिश कर रही है इमरान खान के गिर्द जो चार्जशीट है, इमरान खान के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनको साबित कर रही है। और ख़ास तौर पे अलकादर ट्रस्ट केस और जो करप्शन के चार्जेस इमरान खान साहब पर हैं उनसे मुताल्लिक कुछ लीड शाह महमूद कुरैशी से मिल गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस तरह ज़मान पार्क और बनी गाला में बैठकर एक एजेंडा तैयार किया जाता था, क्या कॉन्स्पिरेसीज होती थी, कौन कौन से लोग इमरान खान के गिर्द मौजूद होते थे, किस तरह से नैरेटिव फ्रेमिंग होती थी और उसको प्रोपोगेट किया जाता था। ये सारी चीज़ें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो कैसे काम करते थे और किस तरह जो रिसेंटली 9 मई का वाकया हुआ है उसमें कौन कौन से किरदार मुलव्विस थे और इमरान खान कैसे मरकजी किरदार अदा कर रहे थे, ये सारी चीज़ें शाह महमूद कुरैशी ने जो ताकतवर हल्के हैं, अब ताकतवर हल्के में उन्हीं को कहता हूँ जो फैसला साज कुव्वतें हैं। फैसला साज कुव्वतें वो होती हैं जिन्होंने अल्टीमेटली डिसीजन लेना होता है, जिन्होंने अल्टीमेटली आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करनी है, जिन्होंने ये फैसला करना है कि कौन मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाएगा और किसका ट्रायल वहां पर होगा और किसको फौजी अदालतों के तहत सजा मिलेगी। और फिर जब मैं ये कहता हूं कि वो फैसले बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझ लेना कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो भी चल रही है। और गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपके सामने बताया था, आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी थी कि किस तरह उसके अंदर जो टॉप ब्रास है मिलिट्री की वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस कर रही है, यानी किसको नॉकआउट करना है, किसको माइनस करना है, किसके खिलाफ कौन सा केस चलना है, किसको किस कानून के तहत सजा देनी है, ये अल्टीमेट फैसले वहां पे हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के मुतहर्रिक होने और फॉर्मेशन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसलों की रूह से अब अगले 10 रोज बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अगले 10 रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 लोगों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। उन 14 लोगों में इमरान खान हिमसेल्फ, उसके साथ साथ जो मुराद सईद हैं, फिर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, आलिया हमजा जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, कंवल शोजब जो बैरून मुल्क फरार हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक MNA भी रही हैं, और उसके अलावा मियां महमूद रशीद जैसे लोग भी शामिल हैं जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में हैं। ये नामी गिरामी लोग हैं। ये 14 लोगों की एक फहरिस्त मुरतब की गई है, उसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने सहूलतकारी का रोल अदा किया, इश्ताल अंगेजी की, लोगों को उकसाया कि 9 मई में अस्करी तनसीबात पर हमला करें, वो अस्करी टावर हो, वो जिना हाउस हो, वो GHQ हो या पेशावर रेडियो स्टेशन के ऊपर जो कुछ हुआ, तो उसमें 14 लोगों के नाम आ रहे हैं और 14 लोगों का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाया जाएगा। इमरान खान सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इसी तरफ इशारा दिया जा रहा है हुकूमती ज़ोमा की तरफ से भी, वज़रा की तरफ से, खासतौर पर डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर तो बारहा ये कह चुके हैं कि ये खारिज इम्कान नहीं है कि इमरान खान फ़ौजी अदालतों का सामना करें, उन पर उनका ट्रायल हो और अल्टीमेटली
जो प्रोसिक्यूशन है वो तगड़ी प्रोसिक्यूशन के साथ, स्पीडी ट्रायल के साथ इमरान खान भी अपने अंजाम को पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी साहब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद और आगे आने वाले लाहे अमल के लिए जो टास्क उनको दिया गया है उस पर मनोअन अमल करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो टास्क क्या है? वो टास्क ये है कि अगले 10, 15, 20 रोज के अंदर अगर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं होते, यानी तहरीक इंसाफ का परचम इमरान खान से छीन लिया जाता है और उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, तो शाह महमूद कुरैशी वो होंगे जो अपनी वेस्ट कोट तैयार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमांड करने के लिए बिल्कुल तवाना दिखाई देंगे। और उन्होंने कह दिया है कि अब तहरीक इंसाफ का परचम, यानी इंसाफ का परचम तो कहा, लेकिन आप समझ लीजिए कि तहरीक इंसाफ का परचम शाह महमूद कुरैशी के हाथ में होगा। और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाल ही में छोड़ के गए हैं, उनमें फवाद चौधरी जैसे लोग शामिल हैं, महमूद मौलवी जैसे लोग शामिल हैं, इमरान इस्माइल जैसे लोग शामिल हैं, इवन असद उमर का नाम ले लें, उसमें परवेज खटक जैसे लोग भी शामिल हैं। अल्टीमेटली वो इस तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे जो शाह महमूद कुरैशी की तहरीक इंसाफ होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी वो लोग जिन्होंने अभी तक पार्टी को छोड़ा है, खैर बात कहा है, और जिन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि वो जो कोर उनके डेजिग्नेशंस हैं पार्टी में उनसे इस्तीफा देते हैं। उसका एक सीधा साधा और वाज़ेह पैगाम ये था कि अब उसके ऊपर किसी और को मौका देना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कहा था वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, सियासत को छोड़ा नहीं है। अब वो जो ब्रेकें लेने वाले हैं वो भी दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, और जिन्होंने जो पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया था वो भी एक्टिव हो जाएंगे, और एक परचम तले इनको मुत्तहिद करने की कोशिश की जाएगी, जिसको अल्टीमेटली शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे होंगे। और शाह महमूद कुरैशी किस क्वार्टर के आदमी है ये सब लोग जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी वो वाइस चेयरमैन है, अगर आपने शाह महमूद कुरैशी के पार्टी के अंदर इख्तियार के हवाले से बात करनी है, पार्टी में उनको जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उनमें कितना शामिल किया जाता था, इस हवाले से बात करनी है, तो आपको इस पोजीशन को सामने रखना होगा। ये जो पीटीआई के अंदर वाइस चेयरमैनशिप या सदारत की का जो ओहदा है ना, ये हमेशा से बड़ा सेरेमोनियल रहा है। आप देख लीजिए जावेद हाशमी के साथ क्या हुआ। जावेद हाशमी जो पार्टी का सदर था, उसको कैसे बड़ा बेआबरू करके तहरीक इंसाफ से निकाला गया। आप चौधरी परवेज लाई को देख लें कि चौधरी परवेज लाई के सिर्फ जो है वो मान रखने के लिए कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, आपने पार्टी सदारत दे दी, लेकिन वो ओहदा भी सेरेमोनियल सा है। यानी कितना आप उनको मुशावरत के अंदर शामिल करते हैं और क्या है। और यही सूरत हाल शाह महमूद कुरैशी के साथ थी। इसीलिए जो कंसर्न क्वार्टर्स है वो ये समझते हैं कि 9 मई के अंदर शाह महमूद कुरैशी का उतना किरदार नहीं था, यानी वो बराह रास्त उसके अंदर मुलव्विस नहीं थे। गुज़श्ता रोज़ी जावेद लतीफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ्रंट लाइनर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के साने के अंदर मुलव्विस नहीं थे, और ये इस्टेब्लिश हो गया और ये क्लीन चिट शाह महमूद कुरैशी को दे दी गई कि यू आर द वन, जाए पार्टी को लीड करे, आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, गो हेड है। लेकिन उसके बाद चलाना कैसे, करना कैसे काम, आपका शेयर क्या होगा, अगला मामला क्या होगा, ये सब बातें भी हम आपको बताएंगे। आपने घबराना नहीं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त मुल्क की सियासत में जो जोड़ तोड़ हो रही है, आपको ये देखना पड़ेगा कि शाह महमूद कुरैशी का असल में ओरिजिन क्या है। ये पीपल्स पार्टी से आए थे। परवेज खटक कहाँ से आए थे? पीपल्स पार्टी से आए थे। आप दीगर फवाद चौधरी इवन कहाँ से आया? वो भी पीपल्स पार्टी के अंदर रहा, काफ लीग भी ज्वाइन की, थोड़ा सा नून लीग के साथ भी जो है वो मस्खरियां करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ा किरदार रहा, मुशर्रफ की पार्टी में भी रहे। ये वो लोग हैं जो असल में इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे और चेहरे हैं, तो इनको जहां कहेंगे, जिधर की उंगली लगाएंगे उधर चले जाएंगे। इस वक्त क्या हो रहा है जोड़ तोड़ के अंदर? एक तरफ जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हैं। जहांगीर तरीन कहाँ से आए थे? वो भी पीपल्स पार्टी से आए थे। जनूबी पंजाब महाज के लोग कहाँ से आए थे? उनका भी पीपल्स पार्टी के साथ लिंक था। अब जरा बढ़े ना पंजाब की तरफ। पंजाब जहाँ का शेयर मैटर करता है, जहाँ शेयर ज्यादा होगा तो सेंटर के अंदर आप शेयर ले पाएंगे। वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब जो शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, वो खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। और कल उन्होंने जो पार्टी मीटिंग को चेयर किया है पंजाब के अंदर, उसके अंदर उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कह दिया है, दो टोक अंदाज में ये वाजे किया है कि इलेक्शंस तब नहीं होंगे जब नून लीग चाहेगी, बल्कि इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूंगा, और इलेक्शंस 2 माह में नहीं होंगे, इलेक्शंस उस वक्त होंगे जब मैं चाहूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की कि उन्होंने 14 साल कैद के अंदर मईशत पे बहुत किताबें पढ़ी हैं, मईशत पे काफ़ी अरकरेजी की। और जिस वक्त उनकी हुकूमत थी तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो रिजर्व्स थे वो तकरीबन 24 अरब डॉलर्स थे, और वो ये कह रहे हैं कि हम रिजर्व्स को 100 अरब डॉलर के ऊपर लेके जाएंगे। ये कैसे होगा और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पैगाम क्या है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पैगाम को समझने के लिए आपको इस वक्त कराची की डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले कराची में मेयर के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है। 15 जून को ये मेयर का इंतखाब होना है कि कराची का मेयर कौन होगा, और उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने मुर्तज़ा वहाब को पीपल्स पार्टी का जो नामजद मेयर का उम्मीदवार है वो नामजद कर दिया है, और दूसरी तरफ हाफिज नईमुर रहमान है। अब कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसके पास सादा अक्सरियत हो,
अब किसी ना किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को अगर पीटीआई सपोर्ट करती है तो पीपल्स पार्टी का मेयर मिर्जा वहाब होगा, जैसे बिलावल ने कह दिया था बहुत देर पहले कि मेयर तो जियाला होगा। अगर हाफिज नईमुर रहमान को पीटीआई सपोर्ट करती है या नून लीग की सपोर्ट मिलती है तो फिर हाफिज नईमुर रहमान जाके मेयर कराची बनते हैं, जो अमली तौर पर नामुमकिन दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ पीटीआई के लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। और आर्टिकल 63A की बात हाफिज नईमुर रहमान ने की तो मिर्जा वहाब साहब ये कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 63A वाला मामला है, ये डिफेक्शन क्लॉज है, ये नेशनल असेंबली के अंदर होता है, ये लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उस वक्त है कि जब पार्लिमानी लीडर की कोई एडवाइजरी होती है या पार्लिमानी मीटिंग होती है और उसके अंदर फैसला होता है, तो पीटीआई की तो कोई पार्लिमानी मीटिंग हुई नहीं है। और हमारी इतलात ये है कि पीटीआई के बहुत से लोग मुर्तज़ा वहाब या पीपल्स पार्टी को मेयर कराची के इंतखाब में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वहाँ पर जो पीटीआई है वो अपनी हमायत का या वज़न जो है वो इस वक्त मिर्जा वहाब के पलड़े में, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के पलड़े में डाल रही है। अब बिल्कुल जो कराची में हो रहा है ना मेयर के इंतखाब में, यही बिल्कुल पंजाब में होता दिखाई दे रहा है। यानी पीपल्स पार्टी अपने लोगों को एक तो वापस लेके जा रही है जो उस वक्त टूट के पीटीआई में शामिल हुए थे, और दूसरा ये कि पीटीआई के जो सफ़े हैं उनमें नकब लगाने के लिए तैयार है। यानी मैंने आपको बताया कि जो हकीकी अब इस वक्त पीटीआई बन रही है शाह महमूद कुरैशी के परचम तले, उसमें बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के हैं। अल्टीमेटली हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ हो रहा है। और आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस तो तब होंगे जब मैं चाहूँगा। जाहिर है उनकी एक से है। इससे पहले जो जोड़ तोड़ हुई, अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो उसमें भी आसिफ अली जरदारी का बड़ा रोल है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनका आसिफ अली जरदारी के साथ क्या ताल्लुक है ये भी कोई राज नहीं है, अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है। और पंजाब में जो अपना शेर है हिस्सा बकदरे जुस्सा समेटने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब भरपूर तैयार है। और जब वो इकोनॉमी की बात करते हैं, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं $100 अरब लेके आऊँगा रिजर्व में, तो मेरे साथ पाकिस्तानियों हम बहुत देर से ये कह रहे हैं कि तकरीबन $72 अरब की अरेंजमेंट तो हो गई है और IMF के बगैर हुई है। ये किस तरह से हुई है? ये इस तरह हुई है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की हैं, जहाँ वो दौरे कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट्स भी ले ली गई हैं। ये अरेंजमेंट तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी ये अपने कार्ड्स शो कर रही है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट को, ताकतवर हलकों को बता रही है कि पीपल्स पार्टी इस दबान के जो इस वक्त की इकॉनमी को टेक ऑफ कर सकती है, ये शैम्बल्स में से इकॉनमी को निकाल के स्टेबलाइज कर सकती है, तो उसके पीछे एक वर्किंग है। आप देखें कि पैरेलल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। उनका कुछ 42वां दौरा है, ये दौरा इराक पे गए हुए हैं, ये 42वां दौरा है। यानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में कम रहे हैं और बैरून मुल्क ज़्यादा रहे हैं। अब बैरून मुल्क रहने से उन्होंने अपना बतौर जो स्टैचर है कि अपने आप को बतौर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रखें, वो स्टैचर या कद में बहुत इजाफा किया है। वो किस तरह से किया है कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया है उससे जुड़े हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब रहे हैं जो इकोनॉमिक उसमें स्ट्रगल करते रहे डोमेन के अंदर, और वहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, जहाँ पे नून लीग को गालियाँ सुनने को मिल रही हैं, इसहाक डार को गालियाँ पड़ रही हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत को पड़ रही हैं, नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद होती है। ऐसे में किसी ने पीपल्स पार्टी पे उतनी तनकीद नहीं की। बिलावल भुट्टो उतना लाइमलाइट में नहीं रहे, बल्कि बिलावल भुट्टो अपने मिशन के ऊपर रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की हैं, ब्रदरली कंट्रीज़ के साथ मुलाकातें की हैं, और जो बैनुल अक़वामी दुनिया है उसमें ये इस्टेब्लिश किया है कि बिलावल भुट्टो कितना विजनरी है या बिलावल भुट्टो कितना कनेक्टेड है। और यही बातें अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी रखी हैं। तो बहरकैफ बताने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी अपने आप को मेजर जो पॉलिटिकल प्लेयर है उसके तौर पे अब सामने ला रही है। वही पीपल्स पार्टी कि 2018 में जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं था, आज आसिफ अली जरदारी साहब लोगों को ये कह के पार्टी में शामिल करा रहे हैं कि इलेक्शंस मैं कराऊंगा, इकोनॉमी को मैंने ठीक करना है और वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का होगा। इस्लामाबाद के अंदर ये फ़ज़ा है इस वक्त और ख़बरें फैली हुई हैं कि अगले सेटअप के अंदर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होगा। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में नकब लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लगा रही है। सिंध ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास है, बलूचिस्तान उसका होता है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। बलूचिस्तान में भी आसिफ अली जरदारी साहब ने जाम कमाल साहब की पार्टी को नकब लगा के काफ़ी कुछ हासिल कर चुके हैं। केपी के अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ एंगेजमेंट के साथ सीट एडजस्टमेंट से जो भी है पीपल्स पार्टी शेयर निकाल सकती है। बस पंजाब का मामला है, इसीलिए पंजाब में आसिफ अली जरदारी साहब डेरे डाले हुए हैं। और पंजाब से अगर डेंट पड़ता है अल्टीमेटली नून लीग से, इसलिए कि वोट बैंक तो ख़राब होगा, लोग टूटेंगे, नुकसान पीटीआई का होगा, फ़ायदा पीपल्स पार्टी का होगा, तो दूसरी तरफ नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी होगा, क्योंकि नून लीग से लोग खासे नाला हैं। तो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी अपना शेयर समेटते हुए दिखाई दे रही है। और फिर ये बात भी हो रही है कि अगर पीडीएम को
इमरान खान को बाहर रखना है, यानी इमरान खान को चैलेंज देना है, तो फिर इनको इकट्ठा या मुत्तहिद रहना पड़ेगा। अगर ये मुत्तहिद नहीं रहेंगे, अकेले अकेले हो जाएंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और इमरान खान बाउंस बैक करेगा। उसके लिए इन सब का सेम पेज पे रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेम पेज पे रहने के लिए आसिफ अली जरदारी की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने सबको सेम पेज पे रखा हुआ है। तो आसिफ अली जरदारी की ये बात तो माननी पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि ठीक है, ये पीपल्स पार्टी को 5 साल दे दें, अगले 5 साल देखेंगे क्या करना है। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।